आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों, आइए मैं निवेदन करूं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबकी प्रेरणा माननीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। आज के नेपकप के तत्वाधान में अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्रीमान BL वर्मा जी, नेपकेप के अध्यक्ष ज्योतिंद्र भाई मेहता जी, श्री ज्ञानेश कुमार जी, और आज देश भर से यहाँ पधारे हुए सारे अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, एक प्रकार से मैं भी सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप सभी का आज के सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष देश मना रहा है। स्वाभाविक रूप से कोई भी राष्ट्र जब आजाद होने के बाद 75 साल पूरा करता है तो ढेर सारी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, और हमारे देश ने कई सारे क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। तो अमृत महोत्सव के वर्ष पर उस सिद्धियों पर गौरव तो करना ही है, उसका गुणगान भी गाना है। इसके साथ साथ जिस आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो आजादी को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों ने एक 90 साल के लंबे संघर्ष में अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी पूरे के पूरे समूचे परिवार को बलिदान करने का काम किया है। और इसी के कारण आज 75 साल से हम दुनिया में गर्व के साथ एक आजाद लोकतांत्रिक देश के नाते खड़े हैं। उनको भी याद करना है, उनके जीवन कवन से नई पीढ़ी को देश के लिए जीने की शिक्षा भी देनी है, परंतु साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक और लक्ष्य रखा है कि जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी आजादी की, उस वक्त सभी क्षेत्रों में देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसे भारत का निर्माण इस 25 साल के अंदर करना। और वो तभी हो सकता है जब निर्माण की प्रक्रिया में सभी की सहभागिता हो, सभी का सहकार भी हो, और सभी क्षेत्रों के लोग अपने अपने लक्ष्य तय कर 25 साल में लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करें। तो आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल, अमृत महोत्सव से शताब्दी महोत्सव का 25 साल का एक कालखंड नरेंद्र भाई ने देश के सामने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है। और अमृत काल संकल्प सिद्धि का काल है, और हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि देश का विकास हो, देश के अर्थतंत्र को दुनिया भर के अर्थतंत्र की तालिका में सबसे ऊपर हम देख पाए, और देश के सभी नागरिक एक समान अधिकार के साथ अपना जीवन जिए। अब जहां तक अर्थतंत्र के विकास और देश के विकास की बात करते हैं, तो आंकड़ों में तो विकास करना बहुत सरल है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी करना सरल है, उससे आगे भी जाना सरल है। मैं बहुत विश्वास के साथ आपको बताता हूं, बड़ा सरल है, मगर एक कठिन चुनौती इसके साथ है। क्या ये विकास सर्वस्पर्शी है? क्या ये विकास हर व्यक्ति को छूने वाला है? क्या ये विकास सर्वसमावेशी है? क्या
ये विकास के मॉडल में सर्व व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का समावेश होता है क्या? और अगर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास करना है तो विकास के मॉडल में सहकारिता के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मुझे मालूम है कुछ लोग सहकारिता को अलग दृष्टि से देखते हैं, एक दक्यानुसी विचार, एक कालबाह्य हो गया है, रिलेवेंसी नहीं रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मैं सबको कहना चाहता हूं कि आज आप अमूल के मॉडल को देखिए, क्रिप्को के मॉडल को देखिए, इफ्को के मॉडल को देखिए, लिज्जत पापड़ के मॉडल को देखिए, हमारी 195 से ज्यादा 100 साल पुरानी कोऑपरेटिव बैंकों को देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा ये आज भी रिलेवेंट है। और आज यहां जो 100 साल जिनके हो गए हैं, वो सभी बैंकों में से कुछ बैंकों का सम्मान करने का, इनके चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर का सम्मान किया। मैं कहता हूं कि 100 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। हमने बहुत सफलता के साथ देश की सहकारिता ने ये यात्रा समाप्त की है, परंतु अगले 100 साल बहुत गौरव और सिद्धि के साथ देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर कर हमने निभाना है। और अगले 100 साल तक सहकारिता का व्याप भी बढ़ाना है, सहकारिता की स्वीकृति बना रही है। और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जो लोग आज मानते हैं कि सहकारिता इरिलेवेंट हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इरिलेवेंट हो गए हैं, उनको हम थ्योरी से समझा नहीं पाएंगे, हमारे परफॉर्मेंस से ही समझा पाएंगे। और ये परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब ने एक संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हम हमारी अनिवार्यता भी खड़ी करेंगे और अनिवार्यता के साथ साथ हमारा जो योगदान है उससे हमारी डिमांड भी स्पर्धा के जमाने में हम खड़ी करेंगे। लोग कोऑपरेटिव पर भरोसा बढ़ाए, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण आज अर्बन डेवलपमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के सम्मेलन में हमने संकल्प लेकर जाना चाहिए। मित्रों, आज शहरी कोऑपरेटिव क्रेडिट क्षेत्र की भविष्य की भूमिका पर आज सेमिनार हो रहा है। बहुत सारे टेक्निकल सेशन भी है। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के भविष्य की भूमिका, आरबीआई के एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें, बैंकिंग बीआर एक्ट अमेंडमेंट 2020 पर चर्चा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी चर्चा होगी। मैं चाहूंगा कि ये चर्चा में दोनों पहलू हो, हम आत्मनिरीक्षण भी करें और टैक्सेशन के बारे में भी चर्चा होगी। शेड्यूल बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी भूमिका देश के विकास में बहुत बड़ी है। अभी अभी हमने जिनका 100 साल पूरा हुआ है, ये सभी बैंकों में से कुछ बैंकों का यहाँ पर सम्मान किया। लगभग 197 बैंक देश में ऐसे हैं जो 100 साल पूरे कर चुके हैं। जो मानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक इरेलेवेंट हो गए हैं, उनको मेरा यही कहना है कि 100 साल कोई व्यवस्था टिकती है, इसका मतलब ही ये है कि वो आज भी रिलेवेंट है और आज भी उपयोगी। अन्यथा काल के थपेड़ों में से 100 साल बाहर निकलना बहुत कठोर होता है। मित्रों, जैसे मामा ने बताया, हमारा व्याप तो काफी है। लगभग 1534 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, 54 शेड्यूल बैंक है, 35 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, 580 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्रेडिट सोसाइटीज हैं, 22 राज्य संघ है। कई सारा व्याप हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु
वो अनइवन है। मैं अनइवन का थोड़ा विस्तृत रूप से विवरण भी करना चाहूंगा। हर टाउन के अंदर एक अच्छी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना ये समय की भी जरूरियात है, देश की भी जरूरियात है। और नेपकब ने सिर्फ समस्याओं के लिए सरकार में आवेदन पत्र देने और इसके समाधान के लिए अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये तो करना ही चाहिए, आपका मूल उद्देश्य है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों को जो तकलीफ पड़ती है, अगर नेपकब इसको नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसका समाधान भी करना चाहिए। परंतु सिमेट्रिक डेवलपमेंट के लिए भी ढंग से काम करना चाहिए। और नेपकब में मैं भी एक जमाने में डायरेक्टर रहा हूं। ताली बज गई हो तो मैं बताऊं, मेरे अनुभव से कहता हूं, डायरेक्टर कॉस्मेटिक सीट पर बैठने के लिए आते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं करा था। हम सब ने जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम चला रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, नेपकब जैसा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम सबका दायित्व है कि सिमेट्रिक एक्सपांशन कोऑपरेटिव का करना, और सिमेट्रिक एक्सपांशन ही आने वाले समय में हमें स्पर्धा के जमाने में टिका सकता है। मैं बाद में बात करूंगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो क्लियरिंग से लेकर बहुत सारी चीजों में आपको बड़े से बड़ी बैंक के सामने खड़ा कर सकता है, अगर हमारा सिमेट्रिक एक्सपांशन है तो। गुजरात में एक प्रयोग हुआ था, छोटे से छोटे गांव का चेक भी हम कोऑपरेटिव बैंकों से क्लियर करते थे। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है इससे। और इसके लिए भी सफल जो बैंक है उन्होंने भी आगे आना पड़ेगा। सफल बैंकों ने भी इसमें समय निकालना पड़ेगा। अपने अपने कार्यक्षेत्र और अपनी बैंक की चिंता करेंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निहायत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास अगर करना है, मैं दावे से कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए मेरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर, उनकी बैंक समाज के छोटे से छोटे तबके को जिस सरलता से लोन दे सकती है, कोई नहीं दे सकता, केवल और केवल अर्बन स्टेट कोऑपरेटिव। और उस तबके को भी उठाना है, उसको विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना है, उसको देश के अर्थतंत्र में स्टेक होल्डर बनाना है, और वो कोऑपरेटिव ही कर सकता है। सामान्य व्यक्तियों को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए जब लोन चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है, कोई छोटी गाड़ी ले लेनी है, 2 बेडरूम का फ्लैट ले लेना है, तो वो आज भी कोऑपरेटिव बैंक के बगैर बहुत दिक्कत आएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने मित्रों मेरे जीवन में 3 ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति देखे हैं। रिजर्व बैंक के यहाँ अफसर भी बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, 3 ऐसे बड़े उद्योगपतियों को मैं जानता हूं जिनको पहला 5 लाख का लोन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने दिया था, जो आज देश के सबसे बड़े जीडीपी कंट्रीब्यूटर हैं। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कौन सी बैंक। एक बैंक तो यहां बैठी भी है, मुझे मिलने भी वाले हैं। वो 5 लाख का लोन देश को बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट दे सकता है। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि हमारी जरूरियात सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। और आर्थिक रूप से जो अभी सशक्त नहीं हुए, इनका एम्पावरमेंट करने की जिम्मेदारी सोसाइटी की है। मैं जब सोसाइटी कहता हूं तब सरकार की भी है और सहकार की भी है, दोनों की बनती है। उनका एम्पावरमेंट करना ये हमारा काम है, और एम्पावरमेंट करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से अच्छा जरिया और कोई हो नहीं सकता। मित्रों, 10,000 शाखाएं, 5 लाख करोड़ का डिपॉजिट, 3 लाख करोड़ रुपए का एडवांस, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम छोटी छोटी बैंकें चला रहे हैं। सारस्वत बैंक, रुपे बैंक, बड़ी बड़ी बैंक छोड़ दीजिए, ज्यादातर बैंकें छोटी छोटी बैंक है। तो ये 5 लाख करोड़ का
डिपॉजिट और 3 लाख करोड़ का एडवांस बड़ा लगता है, मगर बैंकिंग क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी क्या है, वो भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। डिपॉजिट के मामले में बैंकिंग क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हिस्सेदारी केवल 3.25% है और एडवांस के मामले में 2.69%, 2.70%। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, आप संतुष्ट हो क्या इससे? एक संकल्प लेना चाहिए आज, इसको हमें एक्सपांड करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आपके साथ सेकंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार अब नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। आपको एक पार ही रखा जाएगा, स्पेशल फेवर भी नहीं मिलेगी, परंतु सेकंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार भी नहीं होगा, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे बीआर एक्ट हो, चाहे रिजर्व बैंक के नॉर्म्स हो। सेकंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार आपके साथ नहीं होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को एक समान रूप से ही देखा जाएगा, परंतु विकास करना जिम्मेदारी हमारी है, विश्वसनीयता खड़ी करना जिम्मेदारी हमारी है, लोगों का हम पर भरोसा बनाना जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कंडक्ट से आरबीआई का भरोसा जीतना वो जिम्मेदारी हमारी है, हमारे कंडक्ट से सरकार का भरोसा जीतना ये जिम्मेदारी हमारी है। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमने अगर एक्सपांड करना है, हम हमारे कालखंड को न सोचें, हम हमारी एक बैंक को न सोचें। अगर सभी ने ऐसा सोचा होता तो आज तक कोऑपरेटिव सेक्टर ही बंद हो गया होगा। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सेक्टर का सोचा, आज हम यहां तक 100-125 साल की यात्रा पार कर कर यहां पर खड़े। हमने भी आगे के 100 साल का सोचना पड़ेगा और इसके लिए हमारे अंदर भी कुछ संस्थागत परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या आप सब ये सोचिएगा, मैं कोई कानून से करने की बात नहीं, ये सोच से करने की बात है। आपका बोर्ड कोऑपरेटिव है क्या? हमने भी सोचना चाहिए। 10 साल से 2 नए लोग आ जाए, 3 नए लोग आ जाए, यंग लड़के आ जाए, प्रोफेशनल आ जाए, जगह करो भाई। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, हम भी जमकर न बैठ जाए। नए बच्चे आ गए, टाई पहनकर, प्रोफेशनल है, जरा जगह करो, उनको बैठने दो, वो आगे बढ़ाएंगे कोऑपरेटिव को। हम भी जमकर न बैठे भाई। बारी तो सबकी आएगी बदलने की, बदलना ही है। समय से किसी को इंक्लूड करते करते धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो नया आया है, आपके अनुभव से सीखेगा और जो पुराना है वो नए को सिखा कर जाएगा। ये अप्रोच हमने लेना चाहिए। हमारे मानव संसाधन को भी हमने एक बार, हमारी स्पर्धा जिनसे है प्राइवेट बैंकों के साथ और नेशनलाइज बैंकों के साथ, इसके साथ हमारे मानव संसाधन को भी हमने कंपेयर करना चाहिए। हमारी भर्ती की प्रक्रिया प्रोफेशनल है क्या? हमारी अकाउंट की सिस्टम पूरी कंप्यूटराइज हो चुकी है क्या? हमने सारे मानांकों के लिए अपने अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर स्वयं अलर्ट रखे हैं क्या? बहुत सारी चीजें, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर जाते वक्त आप ताली बजाओ ऐसा छोड़ना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा कहना नहीं चाहता। परंतु आत्मचिंतन करना चाहिए। हमने भी स्पर्धा में टके रहना है तो सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा और समय के साथ खरा उतरना पड़ेगा। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कि आपके साथ अन्याय कोई नहीं कर पाएगा। मेरी बात को आप मान कर चलिएगा। मेरी खुद की नैपकप के साथ 2 बार मीटिंग हुई है, मेरे डिपार्टमेंट की कई मीटिंग हुई है, ढेर सारे इश्यू आए भी है। रिजर्व बैंक ने अभी रिजर्व बैंक के साथ तो मीटिंग हुई नहीं है, मगर उसके पहले भी 2-3 इश्यूओं को हमारा क्लियर भी कर दिया है। और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें 300 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, मैं तो मानता हूं रिजर्व बैंक ने लक्ष्य हमें बहुत सरल दिया है। मैं अगर रिजर्व बैंक की व्यवस्था में होता तो 300 करोड़ का कतई न देता, ज्यादा ही देता। हमने सिर्फ गुजरात के अंदर
माधुपुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जब प्रॉब्लम में आ गई, इसका रिवाइवल पैकेज लेकर हम गए थे जालन साहब के पास, आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने अप्रूव किया था। बाद में जो रिवाइवल के लिए कमेटी बनी उसमें मैं भी था। 300 करोड़ रुपया हमने सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों से, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने भी दिया था, सिर्फ गुजरात से इकट्ठा किया था। और परिणाम देखिए साहब, वो बैंक रिवाइव हुई और आज वो बैंक का एक एक पैसे का ऋण सभी का चुका दिया गया है, एक पैसा भी बाकी नहीं। इतने बड़े गबन के बाद डिपॉजिटर इंश्योरेंस स्कीम कंपनी ने जो दिया था वो भी सब समाप्त हो चुका है। परंतु हमने आत्मचिंतन कर कर हमारे यहां भी नए सुधारों को स्वीकारना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन 40% है, स्वाभाविक रूप से 40%, अर्थतंत्र भी 40% से ज्यादा अर्बनाइज हो चुका है। अब इसमें हमें हमारा हिस्सा बढ़ाना है, तो स्पर्धा में रहने की हमने बात को ध्यान से करना पड़ेगा। नैपकब ने अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्षेत्र पर भी ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत है। उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उनके कॉमन बाइलॉज, उनके कंडक्ट के कुछ मॉरल तरीके से सर्कुलर कर कर हम कंडक्ट के कुछ डूज और डोंट भेज सकते हैं उनको। इस प्रकार से अर्बन क्रेडिट सोसाइटी भी जो लगभग 1 लाख से ज्यादा है, इस पर भी हमने ध्यान देना पड़ेगा और अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी शाख बने, विश्वास बने, लोगों का भरोसा बने, इस दिशा में हमने आगे आना पड़ेगा। मित्रों, आज सहकारिता की भावना और संस्कृति दोनों को हमें आगे ले जाना चाहिए। मैं तो मूल सहकारिता का ही आदमी हूं। मैं मानता हूं कि देश के गरीब तबके के विकास के लिए एक क्षेत्र बहुत जरूरी है। तो भावना को तो हम आगे ले जाए, मगर साथ में आधुनिक बैंकिंग पद्धति को भी हम स्वीकार करें, तभी जाकर हम अपने आप को स्पर्धा में टिका पाएंगे। कई सारे लोग गैर बैंकरों द्वारा संचालित बैंक कहते हैं। मैं इनको यही कहता हूं कि संचालक बोर्ड जो भी हो, अगर कोऑपरेटिव बैंक प्रोफेशनल्स को अपने मानव संसाधन बल के अंदर एक निश्चित हिस्सा दे देते हैं, तो ये ताना हम पर से हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैंने कुछ अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नया अमेंडमेंट किया उसको ध्यान से देखा है। मेरे भी खुद के भी कुछ मतभेद नैपकब के साथ है कि ये तो नहीं करना चाहिए, आरबीआई ने सही किया है। हालांकि नैपकब वाले स्वीकारते नहीं है, वो आपके पक्ष में बात करते हैं, परंतु मैं मानता हूं वो बात भी आपके पक्ष में नहीं है। अंततोगतः हमारा ही नुकसान होगा अगर हम सुधार को स्वीकारेंगे नहीं तो। ये जरूर है कि शंका की दृष्टि से जो पाबंदियां रखी है नहीं रखनी चाहिए। सहकारी क्षेत्र पर शंका नहीं करनी चाहिए। ज्यादा विजिलेंट रहने की भी जरूरत नहीं है। जब बीआर एक्ट पूरा अप्लाई कर रहे हो तो यू आर वॉच डॉग, आप देखिए उसको, काहे को शंका की दृष्टि से देखना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर कर कोऑपरेटिव बैंकों ने अपनी रिलायबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। आरबीआई ने भी रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स करने पड़ेंगे और कोऑपरेटिव बैंकों ने भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर ये होगा। रिक्रूटमेंट में पारदर्शिता पर मैं बोल ही चुका हूं, परंतु इस पर हमें पारदर्शिता और रिक्रूटमेंट में बैंकिंग के जानकार लोगों को जगह देना, ये दोनों पर हमने बहुत आगे तक सोचकर सबने अपनी अपनी बैंक में एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। सरप्लस मनी, सरप्लस फंड हमारे पास है,
इसके मैनेजमेंट के लिए भी एक्सपर्ट रखने चाहिए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। हमने केवल हमारी डूबी हुई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को सरप्लस फंड का मैनेजमेंट कर ही बाल निकाला था। इसके लिए भी हमने प्रोफेशनल लोगों को रखना चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के उपयोग को भी अनिवार्य कर देना चाहिए और छोटे बैंकों के लिए संसाधन के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग भी, एक बार अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो जाए इसके बाद में करना चाहिए। और एक प्रकार से सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बने। रेगुलेटर अपना काम करेंगे, उनको रोकने की जरूरत नहीं है, मगर रेगुलेटर जब भी आए तब देखने जैसा कुछ न हो, ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बन जाते हैं तो मुझे लगता है रेगुलेटर का भी भरोसा जीतने में हम कामयाब होंगे। मित्रों, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय, आप मान कर चलिएगा, आपकी कल्पना से 2 कदम आगे सहकारिता मंत्रालय को आप पाओगे, 1 कदम पीछे नहीं पाओगे। परंतु मैं अभी भी आत्मचिंतन पर ज्यादा थ्रस्ट देना चाहता हूं। मैं तो सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए हमारे टैक्सेशन में, मैट में, चीनी मिलों के टैक्सेशन के कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, असेसमेंट के प्रॉब्लम थे, इसमें भी हुए हैं। क्रेडिट सोसाइटी के और सेविंग सोसाइटियों के जो कैश भरने के इश्यू है वो भी अब लगभग रिजॉल्व होने की कगार पर खड़े हैं। एक हम डेटा बैंक भी पूरी कोऑपरेटिव का बना रहे हैं। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, सहकारिता यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की भारत सरकार रास्ता प्रशस्त कर रही है। इसके साथ साथ बड़ी सहकारी समितियों में जैम से खरीदी का भी अभी हमें मंजूरी इस देश की कैबिनेट ने दी है। आपको जानकर खुशी होना चाहिए कि सरकारी संस्थाओं के अलावे अगर किसी को जैम से खरीदी का परमिशन मिला है तो सिर्फ कोऑपरेटिव को देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। अभी रिजर्व बैंक ने 2 रिलैक्सेशन दिए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आवास के लिए ऋण की सीमा को 2 गुना कर दिया गया है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डोर स्टॉप बैंकिंग के लिए भी परमिशन दे दी है। ढेर सारी चीजें हो रही हैं और भी होगी, परंतु मेरा आग्रह है कि हमने भी सब बैंक ने आत्मचिंतन कर स्पर्धा में टिकने के लिए हमारी इंस्टीट्यूशन में हमें क्या करने की जरूरत है इस पर सोचना चाहिए। और फिर से मैं कहता हूं कि हम अगर चर्निंग नहीं रखेंगे, पानी बहता नहीं होगा तो जरूर उसकी क्वालिटी खराब होगी। अगर पानी बहता होगा तो क्वालिटी कभी नहीं बिगड़ेगी। मेरी बात याद रखना। मेरी सलाह बहुत कठिन है परंतु मानने योग्य है। नए लोगों को मौका देना चाहिए। कोई व्यवस्था कर मौका दीजिए, मगर नए लोगों को मौका देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैक्स से लेकर एपेक्स तक और क्रेडिट सोसाइटी से लेकर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक तक, सब जगह पे अप्रोच की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान भी किया, आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ आगे पर कोई अन्याय न हो, कोई दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, इतना हम सुनिश्चित करेंगे। आप भरोसा रख सकते हैं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अमित भाई शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार।